गुड इवनिंग। हमने तीसरा चैप्टर शुरू कर दिया था कल, हम उसके आगे पढ़ रहे हैं। कल हमने देखा था कि प्रबंध के जो हेनरी फेयल ने 14 सिद्धांत दिए हैं उनके में केवल नाम पढ़े थे, थोड़ा बहुत उनके बारे में जाना था। आज विस्तृत तरीके से जानते हैं उनके बारे में क्या है। हेनरी फेयल के ये 14 सिद्धांत वो हैं जो लगभग संपूर्ण विश्व में चलते हैं। मतलब हर छोटी मोटी संस्था, उपक्रम, कंपनी कोई भी हो, इसके 14 सिद्धांतों में 8-10-12 सिद्धांत चलते ही चलते हैं। और बड़ी कंपनियों में तो पूरे 14 के 14 सिद्धांत चलते हैं। क्या है 14 सिद्धांत, ये देखना। पहला है कार्य विभाजन का सिद्धांत। नाम से पता चलता है कार्यों को छोटे छोटे भागों में बांटना। ठीक है, बांटने के पश्चात के अंदर जब एक काम के 8-10 हिस्से हो जाते हैं अलग अलग प्रकार के, तो उन अलग अलग हिस्सों को उन्हीं व्यक्तियों को सौंपने चाहिए जो उस कार्य को सबसे बेहतर तरीके से कर सकता है। इस बात का ध्यान में रखना। ठीक है, जैसे अपने 15 अगस्त का जो झंडा लगाने वाला प्रोग्राम हम करते हैं, 15 अगस्त मनाते हैं, तो वो झंडे वाला बांधने वाला काम है ना, वो गुरुजी मुझे नहीं सौंपते कभी। मुझे इसलिए नहीं सौंपते क्योंकि मुझे झंडा बांधना आता नहीं है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? ठीक है, एंकरिंग काम आपको नहीं सौंपते, मुझे नहीं सौंपते, दिगेश्वर जी सर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एंकरिंग वो बहुत बेहतर तरीके से करेंगे। समझ आ गई ना? प्रत्येक कार्य को उसी व्यक्ति को सौंपना चाहिए जो उस कार्य को सबसे बेहतर तरीके से कर सकता है। ये ध्यान रखना। ये हो गया। तो ये जो प्रत्येक जो बेहतर तरीके से करने का जो कार्य है, सिद्धांत है ना, इसे कहते हैं विशिष्टीकरण। क्या कहते हैं? विशिष्टीकरण। विशिष्टीकरण का तात्पर्य क्या होता है कि विशेष योग्यता रखने वाले व्यक्ति को ही कार्य सौंपा जाना चाहिए। आपसे ये पूछ ले कि फेयल का कार्य विभाजन का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो आपका उत्तर हो जाएगा विशिष्टीकरण पर आधारित है। ठीक है, जब कार्य करने की जो क्षमता रखता है, विशेष योग्यता रखता है, उसी व्यक्ति को यदि हम वो कार्य सौंपेंगे तो क्या हो जाएगा? तो कार्य और कार्यकर्ता में सामंजस्य, मतलब तालमेल होगा। आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि यदि किसी व्यक्ति को जो कार्य पसंद हो उसे वही कार्य सौंप दिया जाए तो ये ज्यादा बेहतर है। स्कूल के अंदर बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती है। ठीक है, डांस के अंदर कौन कौन जाएगा? डांस के अंदर प्रिया, रितमरा नाम लिखाती है नहीं है? बाकी बच्चे नाम नहीं लिखाते। कभी आकाश सैनी को और उसको आडवाणी को लिखवाते हुए देखा है क्या? नहीं देखा है ना? क्यों नहीं? क्योंकि उन्हें डांस आता नहीं है। ठीक है, ड्राइंग के अंदर नाम लिखाना है तो कोई और नाम लिखाएगा। प्रत्येक व्यक्ति विशेष खास योग्यता रखता है, उसे वही कार्य सौंपा जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अब इससे क्या हो जाएगा? इससे हो जाएगा कि कार्यकर्ता की पूरी क्षमता का उपयोग। यदि एक प्रबंधक किसी कर्मचारी को वह कार्य सौंपेगा जो उसे करना आता है कार्य, तो इससे क्या हो जाएगा? वह कर्मचारी अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग करके उस कार्य करेगा, जी जान लगाएगा, रुचि लेगा उस कार्यक्रम में। बिना रुचि का कार्य सौंप देगा तो वो केवल काम करेगा, उसमें जो अपना तो है, ठीक है, और उसकी जो रुचि होती है, उसकी जो लगन होती है, वो उस काम में दिखाई नहीं देगी। और यदि ऐसा नहीं होगा तो कार्य फेल हो सकता है, कार्य बेहतर तरीके से नहीं होगा। ये ध्यान रखना। तो इससे सारांश के रूप में हम क्या कहेंगे? सारांश के रूप में ये कहेंगे कि यदि किसी कर्मचारी को उसकी रुचि वाला, उसकी योग्यता वाला काम यदि उसे सौंप दिया जाए तो वह उस कार्य को सबसे बेहतर तरीके से करेगा। ये इसका सारांश है। दूसरा कार्य अधिकार एवं उत्तरदायित्व है। देखिए, अधिकार का मतलब है किसी कार्य को पूरा करने के लिए हमें जो शक्तियां दी जाती है, हमारे पास जो पावर होता है, उसे अधिकार कहते हैं। ठीक है, और उत्तरदायित्व का मतलब होता है जिम्मेदारी, अर्थात किसी कार्य को पूरा करने से। और किसी कार्य को पूरा तब कर सकते हैं जब जिम्मेदारी के साथ साथ क्या मिलता है? अधिकार मिलता है। ठीक है, तो फेयल ने भी यही माना है और हेनरी फेयल का ये कहना है कि अधिकार और उत्तरदायित्व में समानता होनी चाहिए। समानता का मतलब क्या होता है? जब किसी बंदे को बहुत सारी जिम्मेदारियां सौंप दी जाए तो उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उसे क्या सौंपना चाहिए? उसे अधिकार भी देने चाहिए, तब कार्य बेहतर तरीके से पूरा हो सकता है। ये मतलब होगा। ठीक है, तीसरा कार्य है, तीसरा सिद्धांत है अनुशासन का। हमने कल ही पढ़ा था डिसिप्लिन। बिना अनुशासन के कोई काम नहीं होता है, अपने घर में भी काम नहीं होता है। हमारे घर में बच्चे शोर करते हैं या पढ़ते नहीं, हम डराते हैं, हम आपसे बात नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, एक नहीं है, खाना नहीं खाए तो आपको खेलने के लिए नहीं ले जाएंगे। ठीक है, स्कूल के अंदर बच्चे काम नहीं करते, उन्हें डांटते हैं, छुट्टी बंद कर देंगे, रोक लेंगे, है स्कूल के बाद 2 घंटे बैठना पड़ेगा। तो ये जो भय होता है एक तरीके से, इससे जो है वो काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, या कोई दूसरा तरीका हो सकता प्रोत्साहन, अच्छा काम करे तो इनाम मिलेगा, है पारितोषिक मिलेगा, सबके सामने आपको सम्मानित करेंगे। ठीक है ना, ये सब चीजें होती है।
सरल शब्दों में कहें तो आप किसी कंपनी या संस्था के अंदर काम करते हो, उस संस्था के नियम, उस संस्था की शर्तें क्या होती है, यदि आपने उन नियमों और शर्तों को मान लिया, इसका मतलब आप पूरी तरीके से डिसिप्लिन्ड हो। प्रत्येक कंपनी या प्रत्येक संस्था की नियम और शर्तें अलग अलग होती है, इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। और आप जानते हैं प्रत्येक कंपनी की नियम और शर्तें अलग अलग होती है। यदि किसी कर्मचारी ने उन नियम और शर्तों को मान लिया है तो मतलब वो पूरी तरीके से कर्मचारी अनुशासन के अंदर, ठीक है। आगे देखो, अनुशासन क्या है, एक तरीके से लक्ष्य प्राप्ति के लिए जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर कोई कंपनी डिसिप्लिन नहीं रखी, जैसे अपना स्कूल है, स्कूल के अंदर 7 बजे का टाइम है, मान लो कि मैं 7:05 पर आया, गुरुजी ने मुझे कुछ नहीं कहा, ठीक है, तो मैं अगले दिन 7:10 पर, फिर 7:30, 7:45, 8 ऐसे करूंगा तो निश्चित रूप से विद्यालय के लिए मेरी कोई उपयोगिता नहीं रहेगी, ये ध्यान में रहेगा, ठीक है। इसलिए ये बता दिया भैया पहले से एक तरीके से कि भाई 7 बजने के बाद के अंदर जो है वो विद्यालय आएगा तो उस पर पेनल्टी लगने वाली है। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन गुरुजी ने मुझे कुछ नहीं कहा, अगले दिन एक आदेश निकाल दिया कि 7:10 के पश्चात जो आएगा तो उसके 50 रुपए का शुल्क रहेगा, ठीक है। तो मैं अगले दिन कितने बजे, 6:55 पर हाजिर हो गया। अब 50 रुपए शुल्क क्यों दे, और मैं ये लेट लतीफी क्यों कर रहा था, लेट लतीफी इसलिए कर रहा था क्योंकि संस्था प्रधान की ओर से या उच्च प्रबंधकों की तरफ से किसी प्रकार की नियंत्रण प्रणाली नहीं थी। कंट्रोल जो होता है ना, जब ऊपर से कंट्रोल कमजोर हो जाता है या न के बराबर होता है, तब अनुशासनहीनता होती है। कक्षा के अंदर गुरुजी बैठे हैं, आप किसी जो विंडो है, खिड़की, उसमें से कूद करके पानी पीने जाते हैं क्या, कभी नहीं जाते। गुरुजी बैठे हैं, आप सीधे निकल करके बाहर चले गए खाना खाने के लिए, ऐसा कभी नहीं होता। क्लियर नहीं, समझ रहे हैं ना बात को। और वही अगर गुरुजी बैठे तो आप उनको पूछ करके जाएंगे, हो सकता है जाएंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, ये होता है कंट्रोल। तो निरीक्षण प्रणाली, जांच प्रणाली जो होती है, कंट्रोल जो सिस्टम होता है, यदि वो थोड़ा सा बेहतर हो जाए तो अपने आप ही डिसीजन बना रहेगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना। अगर कोई कर्मचारी अनुशासनहीनता करता है तरीके से तो उसके खिलाफ क्या की जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ठीक है, दंडात्मक कार्रवाई की जाए, ठीक है। दंडात्मक कार्रवाई करने से कर्मचारी अपने आप जो है वो लाइन पर रहेंगे, अनुशासनहीनता नहीं करेंगे। जैसे ये अभी मैंने उदाहरण बताया था, लेट आने वाले पर 50 रुपए की पेनल्टी, ये क्या है, ये कार्रवाई है, दंडात्मक कार्रवाई, ठीक है। कर्मचारी समय पर आते हैं, एक तरीके से अपने काम से काम रखते हैं, बेहतर तरीके से काम करते हैं, तो इन्हें क्या कर सकते हैं, इन्हें कार्य समाप्ति के पश्चात सत्र की समाप्ति हो जाए तो इनको क्या दे सकते हैं, इनको पारितोषिक दे सकते हैं सबके सामने, ठीक है, इन्हें सबके सामने सम्मानित कर सकते हैं, ठीक है, इनकी पदोन्नति कर सकते हैं, इनके वेतन में वृद्धि कर सकते हैं, ठीक है, इनकी छुट्टियां बढ़ा सकते हैं, 10 छुट्टी की जगह आप 12 छुट्टी ले सकते हो क्योंकि आप समय पर आते हो, समय पर काम करते हो, ये पारितोषिक हो सकता है। तो दोनों तरीके से जो है आप डिसिप्लिन रख सकते हैं। अब देखो, 2 सिद्धांत एक जैसे लगते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। अब तक के इस टॉपिक के अंदर एक सिद्धांत है आदेश की एकता, एक है निर्देश की एकता। नाम दोनों में लगभग सेम सेम है, एकता एकता है, आदेश की निर्देश की। आदेश का मतलब आप जान रहे ना, ऑर्डर देना, और निर्देश का मतलब क्या होता है, दिशा निर्देश, सुझाव देना कि काम एक्चुअली करना कैसे है या हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो आदेश की एकता का मतलब होता है कि एक समय में, एक टाइम में, एक समय में एक ही अधिकारी से आदेश मिलने चाहिए। किसी कर्मचारी को एक समय में एक ही अधिकारी से आदेश मिलने चाहिए। यदि एक से अधिक अधिकारियों से आदेश मिल जाएंगे तो कर्मचारी भ्रमित हो जाएगा, और कर्मचारी भ्रमित हो जाएगा तो उसे यह नहीं पता चलेगा कि मुझे कौन से अधिकारी के आदेश की पहले पालना करनी है और कौन से अधिकारी की बाद में पालना करनी, ठीक है। ऐसी कंडीशन होगी तो कर्मचारी में भ्रम और विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। अधिकारी में विवाद हो जाएगा कि मेरा ऑर्डर पहले नहीं मानना, मेरा ऑर्डर बाद में मानना है, एक तरीके से। तो ये संस्था के लिए हितकर नहीं है, इससे संस्था के स्थायित्व को खतरा पैदा हो जाता है। तो कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। फेयोल के अनुसार एक कर्मचारी को एक ही अधिकारी आदेश देवे या एक कर्मचारी को एक अधिकारी से आदेश मिले तो ये ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है। जैसे मैं अपने स्कूल का एक उदाहरण दूं आपको, ठीक है। मान लो कि महीने के आखिर के अंदर जो है वो छात्र रजिस्टर जो होता है उसको तैयार करना है। उसको तैयार करने के लिए मान लो बीच में छुट्टियां वाला सिस्टम, मान लो ये कोरोना की भी छुट्टियां हैं चल रही है आपको, इसके पश्चात में हम लोग रजिस्टर तैयार करेंगे। इसी का एग्जांपल ले लें तो अपने विद्यालय के प्रिंसिपल सर जो है वो एक अलग आदेश देते हैं
गोपाल जी सर जो है एक अलग आदेश देते हैं। रजिस्टर तैयार करने की जिम्मेदारी जो है वो पुखराज जी सर को दे रखी है, पुखराज जी सर अलग आदेश देते हैं। उनमें से कोई चौथा भाई निकल करके आ गया और वो एक अलग प्रकार का आदेश देता है। अब इनमें से किसके आदेश को माने? ठीक है, पुखराज जी को माने तो गोपाल जी कहते हैं मैं विद्यालय के सचिव हूं, मेरा नहीं माना, उनसे दुश्मनी कौन मोल ले। गोपाल सर का माना, प्रिंसिपल का नहीं माना तो मैं तो कर्तव्य करता हूं, मेरा आदेश नहीं माना। किनकी बात माने और किनकी नहीं माने, ये समस्या खड़ी हो सकती है। ऐसी कंडीशन में एक अधिकारी से, कोई वो प्रिंसिपल सर थे, गोपाल सर थे या पुखराज सर थे, अब ये इनको आपस के अंदर बैठ करके सलाह मशवरा करनी है कि इस समस्या के निपटारे के लिए, इस कार्य को पूरा करने के लिए कौन सा आदेश जो है वो जारी करना है, ये ध्यान में रखना। तो एक अधिकारी से, एक कर्मचारी को एक ही अधिकारी से आदेश मिलने चाहिए। दूसरा क्या है? निर्देश की एकता। निर्देश का मतलब होता है डिसिप्लिन। ठीक है, अब देखो ये उदाहरण वापस ले लेते हैं। ठीक है, अब ये कोरोना की जो छुट्टियां हैं एक तरीके से, ये 5वीं क्लास के लिए अलग है, 8वीं क्लास के लिए अलग है, 12वीं क्लास के लिए अलग है, ऐसा नहीं है ना। एक जैसी क्रिया है, ये एक जैसा ही काम है, ये ध्यान में रखना। एक जैसा काम है तो अपने विद्यालय के अंदर जो है कम से कम 22 क्लासें लगती है, अलग अलग प्रकार की, अलग अलग सेक्शन है 22। तो कम से कम कितने टीचर हो गए? रजिस्टर तैयार करने वाले 22 टीचर हो गए। इन 22 टीचरों को एक साथ बैठाया जाए। ठीक है, क्योंकि काम कैसा है? एक जैसा है, ये ध्यान रखना, समान काम है। तो अभी समान कार्य के लिए अधिकारी कौन से? अधिकारी प्रिंसिपल सर हो सकते हैं, गोपाल सर हो सकते हैं, पुखराज सर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, इनमें से कोई भी XYZ हो सकता है, लेकिन क्रिया कैसी? एक जैसी है। तो इन 22 कर्मचारियों को एक साथ बैठा करके और इन सबको समान निर्देश मिलने चाहिए। दिशा निर्देश, निर्देश की एकता बात करें, एक जैसे निर्देश मिलने चाहिए, क्योंकि क्रिया कैसी है? एक जैसे। ठीक है, ये होना चाहिए, ये होती है निर्देश की एकता। ठीक है, संगठन में समान क्रियाएं जो होती है, समान क्रियाओं के लिए एक जैसा समान निर्देश मिलना चाहिए। इससे क्या होगी? इससे कंफ्यूजन की स्थिति पैदा नहीं होगी। ठीक है, 4 कर्मचारियों गोपाल जी ने आदेश दिया, 5 को प्रिंसिपल सर ने दे दिया, 8 को पुखराज ने दे दिया, 4-5 बच्चे उनको निर्मल जी सर ने दे दिया, जो उनके खास उनके पास गए। ये गलत स्थिति है। इसमें कोई छुट्टी कब लगाने वाला है, कोई छुट्टी कब लगाने वाला है, कार्य का दोहरीकरण हो जाएगा, काम दोबारा करना पड़ेगा, रजिस्टर का पेज खराब हो जाएगा, समय और चला जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है संगठन में एक जैसी क्रियाओं के लिए समान निर्देश मिलने चाहिए। मतलब एक अधिकारी एक योजना। अब यहाँ पर एक अधिकारी लगने वाला है, मान लो कि यहाँ पर पुखराज सर को लगा दिया, तो ये पुखराज सर 22 लोगों के काम को देख लेंगे। हो सकता है प्रिंसिपल कोई दूसरी योजना को देख ले, गोपाल सर कोई दूसरी योजना को देख ले, इससे तालमेल बना रहेगा। ठीक है, तो ये जो मैंने पिक्चर अपलोड की है, काम कर लिया होगा, नहीं किया है तो अब आप इनको काम करेंगे। धन्यवाद।